नरेंद्र मोदी 2 दिन के पोलैंड दौरे पर हैं। शाम को यूक्रेन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का पोलैंड में आधिकारिक स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बैठक हुई। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोपहर के भोजन का आयोजन भी किया था। पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में बदला जाएगा। प्रधानमंत्री ने पोलैंड की कंपनियों को मेक इन इंडिया में शामिल होने का न्योता दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्लीन एनर्जी, एआई जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की निजी कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद विश्व के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में मानवता में विश्वास रखने वाले देश भारत और पोलैंड का ज्यादा से ज्यादा सहयोग जरूरी है। भारत और पोलैंड अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम दोनों सहमत हैं कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है। आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता में विश्वास रखने वाले भारत और पोलैंड जैसे देश ऐसे और अधिक सहयोग आवश्यक है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड से दुनिया में अमन का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। का मत एकदम साफ है। ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन समेत एम्स और आरएमएल के डॉक्टरों ने हड़ताल वापस ले ली है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों हुई। कोर्ट ने सियालदा के एसीजीएम से कल शाम 5 बजे तक रिपोर्ट मांगी है। डिटेल बता रहे हैं कोर्ट की कार्रवाई की असीम मनचंदा। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई कर रहा है। पिछली बार इन्होंने सीबीआई और कोलकाता पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। आज वो सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सीबीआई ने कहा कि घटनास्थल से काफी छेड़छाड़ की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता पुलिस को काफी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि जब ये घटना सुबह 5 बजे हुई थी तो रात को 11:30 बजे एफआईआर दर्ज क्यों की गई। एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों हुई। क्यों नहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने सामने आकर के एफआईआर दर्ज कराई। क्या वो किसी को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि हो सकता है कि जिस तरह से बताया गया था कि इस पूरे मामले में पहले इसको अप्राकृतिक डेथ बताया गया था तो कहीं ना कहीं इस मामले को लीपापोती करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनको कहना था कि जो राज्य सरकारें हैं उनको परेशान कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप अपनी हड़ताल खत्म कर देते हैं और वापस हड़ताल से अपने काम पर लौट जाते हैं तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपके ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट की जो उनको निर्देश दिए थे या उनको सलाह दी थी उनको डॉक्टर्स ने मान लिया और वापस काम पर लौट गए। उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है और अब सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई दोबारा से करेगा।
आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर का दायरा बढ़ सकता है और 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने की इस बार तैयारी है। अगले 5 साल में लाभार्थियों की संख्या को 55 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ करने का भी लक्ष्य रखा गया है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को विशेष या गंभीर परिस्थिति में 15 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जा सकता है। साथ ही निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना के लिए बेड की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। देखिए, सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी हो रही है। इस तरह से दायरा बढ़ाया जाएगा कि इस योजना के तहत जो बीमा कवर है अभी 5 लाख रुपए तक का है, इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो लाभार्थियों की संख्या है जो मौजूदा वक्त में करीब 55 करोड़ है, इसे बढ़ाकर 100 करोड़ किया जा सकता है। जानकारी ये भी मिल रही है कि सरकार की योजना है कि अगले 5 सालों में निजी हॉस्पिटल में 4 लाख अतिरिक्त बेड्स जोड़े जाएं इस योजना के तहत। साथ ही तैयारी इस बात की चल रही है, खासतौर पर महिलाओं के लिए अगर कोई रेयर डिजीज जैसी स्थिति पैदा होती है तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर 15 लाख रुपए तक का मिले। अब ये जो पूरी तैयारी है या फिर जो पूरे प्रस्ताव है, दरअसल एक कमेटी की तरफ से सुझाए गए हैं। ये कमेटी बनाई गई थी सोशल सेक्टर पर। ये जो कमेटी है ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की, उसने अपनी रिपोर्ट में इन सभी प्रस्तावों को शामिल किया है। आयुष्मान भारत की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार का फोकस रहा है और मोदी 3.0 में इसका एक्सपेंशन किया जाएगा। इस बात का जिक्र बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी किया गया था और अब इस तरफ जल्द ही हम ऐलान होता हुआ देखेंगे। इधर महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की। कोर्ट ने स्कूल और पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने में और बयान लेने में देरी क्यों हुई। बदलापुर पुलिस ने दूसरी बच्ची का धारा 164 के तहत बयान बहुत देर से दर्ज किया। जब तक जन आक्रोश नहीं पनपता तब तक कार्रवाई क्यों नहीं होती। कोर्ट ने ये सवाल किया, अगर स्कूल सेफ नहीं है तो राइट टू एजुकेशन जैसी बात कैसे की जा सकती है। कोर्ट ने विक्टिम और उनके परिवार की काउंसलिंग का निर्देश भी दिया है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई कि जांच की शुरुआत बदलापुर पुलिस ने की थी, लेकिन अब केस एसआईटी को सौंप दिया गया है। कोर्ट ने सरकार से इस मामले पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। और अब बात करते हैं मार्केट की। आज वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में कंसोलिडेशन का मूड रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 148 पॉइंट बढ़कर 81,053 पर और निफ्टी 41 पॉइंट बढ़कर 24,812 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप इंडेक्स लगातार 5वें दिन बढ़त पर बंद हुआ है। आज के बाजार में सबसे ज़्यादा तेज़ी मेटल, निफ्टी बैंक, एफएमसीजी इंडेक्स में रही। एनर्जी, पीएससी, तेल गैस शेयरों पर दबाव देखने को मिला। फार्मा, आईटी, ऑटो इंडेक्स में हल्की गिरावट देखने को मिली। बाजार का माइक्रो सेटअप अच्छा हुआ है, लेकिन अभी बाजार पर न्यूट्रल नजरिया है। ये कहना है कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड सीआईओ गुरमीत चड्ढा का। इसी के साथ गुरमीत चड्ढा ने गोल्ड में एक्सपोजर बढ़ाने की सलाह दी है। बॉन्ड भी खरीदा होता 10 ईयर का तो उसने भी डबल डिजिट रिटर्न बनाया है पिछले 6 महीने में, तो गोल्ड ने अच्छा किया। तो हम थोड़ा सा पोर्टफोलियो को कहते हैं रिस्क मैनेज कर रहे हैं थोड़ा सा, कि कहीं अगर कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट आता है, या क्योंकि जो सबसे बड़ी रिस्क होती है वो टेबल पे नहीं होती। अभी जो सारी रिस्क है वो सब टेबल पे है, और बड़ा करेक्शन वही रिस्क क्रिएट करता है जो टेबल पे नहीं होता है। उसके लिए हमने थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन किया है, जिसमें हमने बॉन्ड लिया है, थोड़ा गोल्ड लिया है, म्यूचुअल फंड साइट्स में हम थोड़े से मल्टी एसेट फंड्स कर रहे हैं। बट हम इक्विटी को लेके बेरिश नहीं है। हम शायद हमने थोड़ा सा रोटेशन जरूर किया है स्मॉल मिड कैप्स में, थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर किया है डिफेंस नेम्स में जहां बहुत पैसा बना है। बट हम बेरिश नहीं है इक्विटी को लेकर। एसजीबीज काफी क्लाइंट्स को रिकमेंड किए क्योंकि टैक्स एफिशिएंट थे, आपको इंटरेस्ट भी मिलता है अदर देन द गोल्ड प्ले। सिंपल गोल्ड ईटीएफ्स लिए जहां टैक्टिकल कॉल था, और जैसा आपने बोला टाइटन वगैरह कुछ हमारे पोर्टफोलियो में, जब टाइटन 3000 के आसपास था, थोड़ा करेक्शन मिला तो हमने ऐड किया है। सेंको गोल्ड मेरे हिसाब से लैब डायमंड की स्टोरी ज्यादा है रादर देन द अंडरलाइंग इन टर्म्स ऑफ द ब्रॉडर ड्राइवर ऑफ द मार्केट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल पे नहीं है सेंको में, तो पर गोल्ड बेस्ड एनबीएफसीज को लेकर हमारा व्यू अभी थोड़ा पॉजिटिव नहीं है। बाजार नए शिखर की तैयारी कर रहा है। 25,000 के सफर में निफ्टी की कई कंपनियों ने शानदार रिटर्न दिए हैं।
तो कुछ कंपनियों ने निराश भी किया है। बीते एक दशक में निफ्टी के अंडर परफॉर्मर शेयरों का आंकड़ा बेहद दिलचस्प है। सुमित मेहरोत्रा बता रहे हैं कि 10 साल में ऐसे कौन से शेयर रहे हैं जो नाम तो बड़े हैं लेकिन रिटर्न के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। तो पिछले 10 सालों में जहां निफ्टी की तरफ से तो एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है, बाजार अपने नए हाई पे हाई बना रहा है, लेकिन कई सारे दिग्गज ऐसे हैं जहां से रिटर्न आता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। बीते 10 साल में निफ्टी का एक औसत सालाना रिटर्न यानी CAGR करीब 12.5% के आसपास देखने को मिली है और करीब 15 कंपनियों में यानी कि निफ्टी 50 की रफली 30% कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अभी भी निफ्टी 50 को अंडर परफॉर्म किया है। और इंटरेस्टिंग नाम है उसमें, जैसे टाटा मोटर्स, डिस्पाइट ये स्टॉक बढ़िया तेजी दिखा कर गया लेकिन उसके बावजूद भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म करके गया, और ITC जैसा दिग्गज जिसने भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन सबका जहां लगता था कि HDFC बैंक की तरफ से अंडर परफॉर्मेंस होगी, इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, और साथ साथ HUL जो इतने समय से नहीं चला उसके बावजूद भी इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। कुछ नाम जहां पे अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली उसमें ONGC 1.5% की सालाना ग्रोथ देखने को मिली है बीते 10 सालों में। कोल इंडिया डिविडेंड जरूर दिया इस कंपनी ने लेकिन फिर भी 4% के आसपास की CAGR यहां पर रही बीते 10 सालों में। सन फार्मा 7% की CAGR से ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ा। हीरो मोटोकॉर्प 7.5% की CAGR रही। टाटा मोटर करीब 8% के आसपास की CAGR से ग्रोथ देखने को मिली, जबकि निफ्टी का 12.5% का CAGR है। ITC 8% के आसपास की CAGR यहां देखने को मिली। इंडसइंड बैंक 9% की सालाना दर से इसने भी ग्रोथ दिखाई। डॉक्टर रेड्डी डिस्पाइट ये शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर है, फिर भी 9.5% की CAGR यहां देखने को मिली और इसने भी निफ्टी को अंडर परफॉर्म किया। विप्रो करीब 10% की CAGR से ग्रो किया और टेक महिंद्रा ये भी अपने नए हाइस पर है लेकिन फिर भी निफ्टी के सालाना रिटर्न से कम रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। और GST स्लैब में फिलहाल बदलाव या कमी होने की संभावना नहीं है क्योंकि GST स्लैब और रेट रैशनलाइजेशन को लेकर गठित हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बदलाव के पक्ष में नहीं है। हालांकि GOM के कन्वीनर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक के बाद में कहा कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर GST कटौती को लेकर विचार चल रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पे GST कम करने के उस पर अभी विचार किया जा रहा है, अभी कोई उस पर डिसीजंस नहीं लिए। और आइए अब संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से समझते हैं कि GST दरों को लेकर क्या चल रहा है। बिल्कुल, देखिए GST स्लैब में जल्द बदलाव या कमी होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। जो GST रेट रैशनलाइजेशन को लेकर गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है वो इसके पक्ष में नहीं है। आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में इस बात पर फैसला हुआ कि अभी जो GST के स्लैब है उसको जस के तस रखे जाने चाहिए, इसमें फिलहाल छेड़छाड़ या बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के जो हेड हैं, कन्वीनर हैं, वो बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी हैं। इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कई और सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें खासतौर से हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को लेकर चर्चा हुई है। इसमें जो प्रपोजल है कि इस पर जो GST है 18% से घटाकर 5% या कम किया जाए, लिहाजा इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और ये GOM ने बताया कि इस मुद्दे पर GST काउंसिल में फाइनल फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा जो कई सारे और सेक्टर हैं, खासतौर से जो गेमिंग है, जो रेस्टोरेंट और बेवरेज एसोसिएशन हैं, उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेशंस आई हैं उस पर भी चर्चा चल रही है। तो दरअसल जो मुद्दा ये था कि जो GST के रेट्स हैं अभी 5%, 12%, 18% और 28% हैं, उसमें से दो रेट्स जिसमें 12 और 18% है उसको मर्ज करके एक नया रेट बनाया जाए, यानी कि GST स्लैब जो अभी 5 है उसमें कमी करके 4 या 3 किया जाए। तो फिलहाल ये अब संभावना काफी टल गई है और हाल फिलहाल में GST स्लैब में कमी होने के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जोमेटो और 197 कम्युनिकेशंस में बड़ी डील हुई है। जोमेटो पेटीएम का एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस 2048 करोड़ रुपए में खरीदेगी। क्या है डिटेल्स, बता रहे हैं यतीन मोहता। न्यू एज कंपनी जोमेटो और पेटीएम दोनों ही शेयर्स फोकस में है। 197 यानी कि पेटीएम अपना एक टिकटिंग कारोबार जोमेटो को बेचने वाली है और ये स्लम्प सेल के जरिए एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस जो है ये बेचने की जो बोर्ड अप्रूवल आई है यस्टरडे, उसके बाद दोनों ही शेयर्स फोकस में है। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो स्लम्प सेल के जरिए पेटीएम लगभग 2048 करोड़ के आसपास के वैल्यू पे जोमेटो को अपना ये कारोबार बेचेगी। स्लम्प सेल के जरिए ये कारोबार होगा जिसका रेवेन्यू लगभग 300 करोड़ रुपए के आसपास माना जाता है।
2 कंपनी की सब्सिडरीज इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का हिस्सा होंगी और अगर हम स्पेसिफिकली ईवी एबिटा वैल्यूएशन की बात करें तो लगभग 7 के मल्टीपल पे ये सौदा आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 197 की बात करें तो पेटीएम का बयान ये आया है कि कोर बिजनेस पे इस पर्टिकुलर स्लम सेल के बाद फोकस करने की और विंडो मिलेगी, कैश पोजीशंस बेहतर होंगी। और अगर हम जोमेटो की बात करें तो उनको लगता है कि जो B2C कारोबार है इसको इस टिकटिंग बिजनेस से बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। गोइंग आउट बिजनेस जो जोमेटो का है यहाँ आपको फोकस आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी ऑब्वियसली 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है जो कि क्विक कॉमर्स है, फूड डिलीवरी है और ये तीसरा बड़ा बिजनेस गोइंग आउट जोमेटो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्टिकुलर एक्विजिशन के बाद जोमेटो की कैश पोजीशन भी काफ़ी हेल्दी है और टारगेटेड जो कन्वीनियंस फी है 1500 करोड़ से ज़्यादा की आपको आती हुई नज़र पड़ सकती है जोमेटो को फ्यूचर में, क्योंकि कन्वीनियंस फी एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल आपको टिकटिंग कारोबार के हिस्से में दिखाई पड़ता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जोमेटो और 197 यानी कि पेटीएम दोनों के लिए यह ट्रांजैक्शन विन विन सिचुएशन तरीके से दिखाई पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिल के लड़ेंगे। दोनों में गठबंधन तय हो गया है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और फारूक अब्दुल्ला के बीच मुलाकात में सहमति बन गई है। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि सभी सीटों पर गठबंधन मिलकर लड़ेगा। राहुल गांधी ने भी कहा कि जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व जरूरी है और सम्मान के साथ गठबंधन लड़ेगा। यहाँ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट। फाइनल हुआ अलायंस आपने? जी हाँ, फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। सर, ये पूरे 90 सीट्स पे ये पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए आरएसएस ने योगी के साथ एक समन्वय बैठक की है। योगी को लेकर क्या है बीजेपी और आरएसएस की इनसाइड स्टोरी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली को दहलाने की साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। अलकायदा से प्रेरित एक आतंकवादी ग्रुप दिल्ली को दहलाने की साजिश रच रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। झारखंड, राजस्थान और यूपी पुलिस के साथ मिलकर एक अलकायदा से प्रेरित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया है। इस मॉड्यूल को रांची का इश्तियाक लीड कर रहा था। स्पेशल सेल ने जब तक राजस्थान के भिवाड़ी से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार हिरासत में लिया है जो हथियार चलाने का प्रशिक्षण ले रहे थे। पुलिस की टीम ने झारखंड और उत्तर प्रदेश से कुल 8 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली में एक फार्मा फैक्ट्री में बड़ा धमाका हुआ है। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है और 36 लोग घायल हुए हैं। फार्मा कंपनी एसकी इंडिया में सॉल्वेंट ऑयल पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर पंप किया जा रहा था, तभी लीकेज हुआ और आग लग गई। इससे 500 किलोमीटर के कैपेसिटर रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल घायलों का एनटीआर अस्पताल में इलाज जारी है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने हाई लेवल जांच और सख्त कार्रवाई की बात कही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी घटना पर दुख जताया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। कार बाजार में इन दिनों डिस्काउंट और ऑफर्स की बहार है और इसकी वजह है कारों की बिक्री में कमी। ऊपर से मार्केट में इन्वेंट्री को लेकर कार कंपनियों और डीलर्स के बीच खींचतान चल रही है। रोहन सिंह की रिपोर्ट देखिए। गाड़ियों की बिक्री कम हो रही है और ऑटोमोबाइल निर्माता और डीलर्स के बीच स्टॉक को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कंपनियों के मुताबिक इन्वेंट्री की स्थिति नियंत्रण में है, तो डीलर्स का कहना है कि अब उनके पास गाड़ियां रखने की भी जगह नहीं है।
ऑटो डीलर्स के एसोसिएशन फाडा का कहना है कि डीलर्स के पास 73,000 करोड़ रुपए के मूल्य का 7,30,000 यूनिट्स का स्टॉक है, जो 2 महीने से ज्यादा की बिक्री के बराबर है। वहीं कार निर्माता कंपनियों का दावा है कि स्टॉक इसका लगभग आधा यानी 4 लाख यूनिट्स के आसपास है। फाडा ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को 2 बार पत्र लिखकर कार निर्माताओं को सप्लाई कम करने को कहा है। इन्वेंट्री लेवल पैसेंजर कार में चल रही है 67 टू 72 डेज। इसको अगर आप क्वांटिटी में देखते हैं तो करीब 7 लाख गाड़ी के आसपास है, और अगर वैल्यूएशन में देखते हैं तो करीब 73,000 करोड़ के आसपास है। जो FEDA बोलता है स्टॉक लेवल 30 दिन के आसपास होना चाहिए, नहीं तो इससे डीलरशिप बिजनेस में फाइनेंशियल स्ट्रेस पड़ता है और डीलरशिप में नुकसान होना चालू हो जाता है। इसलिए हम लोग इतने चिंतित हैं और इतने वरीड हैं। जबकि सियाम का मानना है कि डीलर्स को सीधे कंपनियों से बात करनी चाहिए। सियाम का मानना है कि फाडा इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी का कहना है कि उनका नेटवर्क स्टॉक करीब 38 दिनों का है, जो ज्यादा नहीं है। जो स्टॉक्स होता है हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं, बेस्ड ऑन द रिटेल जो होता है हम उसको देखते हैं कि हमें एक्चुअली स्टॉक्स कितना रखना है डीलर के पास में। एंड अभी दूसरा भी एक चीज और है कि फेस्टिवल सीजन आ रहा है हमारा आगे। आपको मालूम है ओनम शुरू हो चुकी है, हमारी चिंगम शुरू हो चुकी है साउथ में, केरला में, फिर अभी और फेस्टिवल सीजन शुरू होने जा रहा है। 37-38 स्टॉक इज नॉट अ वेरी बिग नंबर, इट इज अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग एक्चुअली। वैसे बढ़ती इन्वेंट्री का एक असर ये भी है कि इस बार अभी फेस्टिव सीजन से पहले ही ऑफर्स आने शुरू हो गए हैं। मारुति सुजुकी की ब्रेजा खरीदते हैं तो करीब 25,000 का डिस्काउंट पा सकते हैं। ग्रैंड विटारा खरीदते हैं तो 1,25,000 के बेनिफिट्स ले सकते हैं। हुंडई की एक्स्टर में 40,000 तो अल्काजार में 90,000 तक के ऑफर्स हैं। होंडा की एलिवेट में 80,000 का डिस्काउंट है तो टाटा मोटर्स के हैरियर में 1,20,000 के ऑफर्स। इन्वेंट्री बढ़ने का मतलब है ये खरीदारों का बाजार है। ज्यादा इन्वेंट्री यानी ज्यादा डिस्काउंट। इस वक्त गाड़ी खरीदने का सबसे सही समय है, तो अगर आप गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अपने डीलर से थोड़े एक्स्ट्रा डिस्काउंट की मांग करना ना भूलें। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहन सिंह, नोएडा। टोल प्लाजा पर लंबी लाइन होने पर अब फ्री एंट्री नहीं मिलेगी। NHAI ने अपने नियम को वापस ले लिया है। इससे पहले किसी टोल पर 100 मीटर से ज़्यादा लंबी लाइन होने पर मुफ्त एंट्री दी जाती थी। हर गाड़ी के लिए 10 सेकंड की समय सीमा तय की गई थी। ये नियम सिर्फ नए डिज़ाइन के टोल प्लाजा पर ही था और कुछ समय के लिए ही था, मगर लोग बाकी टोल प्लाजा पर भी इसकी उम्मीद कर रहे थे और जनता में भ्रम की स्थिति पैदा ना हो, इसलिए नियम को वापस ले लिया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहे और जुड़े रहे CNBC आवाज़ से। नमस्कार।